बोले ठाकुर जी महाराज की, बोले गजानन जी महाराज की। कालवा में आज माली सैनी समाज सामूहिक विवाह समिति 6 गांव मकराना, परबतसर, बोरावड़, बिडियाल, बड़ू, कालवा, इन 6 गांवों के द्वारा आयोजित इस 27वें सामूहिक विवाह सम्मेलन कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित इस मकराना विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक आदरणीय रूपाराम जी मुरावतिया, पूर्व विधायक आदरणीय श्रीराम जी भीचर, हमारी इस डीडवाना कुचामन जिले के जिला कलेक्टर आदरणीय डॉक्टर महेंद्र खड़गावत जी, एडीएम मोहनलाल जी खटवालिया जी और इस सामूहिक विवाह समिति के अध्यक्ष सत्यनारायण जी सिंगोदिया, सेवाराम जी कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार साहब, राम प्रसाद जी तंवर और इसके साथ ही भंवरलाल जी बाबूलाल जी गहलोत छोटी खाटू, श्री ताराचंद जी गहलोत अध्यक्ष डेगाना, गुलाबचंद जी मारोटिया छोटी खाटू, भाई लोकेश जी, यहाँ के स्थानीय सरपंच दिलीप सिंह जी, हमारे बड़ू के सरपंच भाई सुरेश जी, भाई रामस्वरूप जी और उपस्थित सभी इस मंच पर नौरज जी समेत जितने भी इस मंच पर है उपस्थित समाज के और मंच के सामने उपस्थित इस समाज के और अन्य समाज से पधारे महानुभावों का, मीडिया के साथी बंधुओं का और इस सामूहिक विवाह सम्मेलन में जिन 35 जोड़ों का आज शुभ बोर्ड के अंदर ये जो सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, सर्वप्रथम मैं मेरी ओर से आप सबकी ओर से इन 35 वर वधुओं को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं, मंगल कामना प्रेषित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपका जीवन मंगलमय हो, सुखी हो, दीर्घायु हो और आप अपने परिवार में संस्कारों को लेकर के आगे बढ़े, परिवार में सबकी सेवा करें और आपका जीवन बहुत मंगलमय हो। मित्रों, आज का ये विशेष दिन फूलवे दूज का कार्यक्रम है और हमारी मान्यताओं में, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण और राधा जी ने आज फूलों की होली खेलना शुरू किया था और इसी से होली के जैसे पर्व की भी शुरुआत मानी जाती है और आज का ये पर्व, आज का ये दिन किसी भी मांगलिक कार्यों का अबूझ सावज को हम लोग बोलते हैं वो दिन है। तो मैं इस अवसर पर भगवान श्री कृष्ण और राधा कहूं या रुक्मणी, उनके स्वरूप में विराजे हुए सभी वर वधु को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और हमारी इस आयोजन समिति को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इतना अच्छा कार्यक्रम आपने आज यहां कालवा के अंदर आयोजित किया है। मैं जब इस कार्यक्रम के निमित्त सोच रहा था, आप लोगों का निमंत्रण मेरे पास में आया, तब मुझे थोड़ी परेशानी हुई, विधानसभा भी चल रही, विधानसभा में कैसे आना होगा। लेकिन जब समाज का प्रेम होता है, आप लोगों का स्नेह होता है, तब निश्चित ही यहां इस कार्यक्रम में आने के लिए वो तमाम सीमाएं बंद हो जाती है और ये स्वतः ही आपके ओर खींच के ले आती है। आपका ये प्रेम, इस समाज का आशीर्वाद और जनता जनार्दन का आशीर्वाद ही हम जैसे जनप्रतिनिधि के सर्वोत्तम है और उसको ही स्वीकार करते हुए आज मुझे आपके बीच आने का अवसर मिला है। मुझे बहुत कम समय में आपके बीच में रहना, क्योंकि विधानसभा चल रही, मुझे वापस जाना भी है। मैं विशेष रूप से छुट्टी लेकर के आप लोगों के बीच में आया हूं और मैं आज का ये दिन, आज नागौर में भी सामूहिक विवाह सम्मेलन के कार्यक्रम है, आज यहाँ परबतसर और ये कालवा के अंदर भी है, मकराना, आज चाकसू के अंदर भी है, बहुत सारी जगह पे इस अबूझ मोड़ पर, सावे के कार्यक्रम पर, शादियों के कार्यक्रम पर बहुत जगह कार्यक्रम हो रहे हैं। लेकिन समय की व्यस्तता के कारण से, समय की कमी के कारण से पहुंचना नहीं होता है। लेकिन फिर भी पिछली बार मैं जब बड़ू के अंदर आया था और उस समय आपने कहा था कि अगली बार जब हम सम्मेलन कराएंगे
तब आपको फिर आना होगा। तब मैंने आपसे वादा कर लिया था कि दोबारा जब कार्यक्रम आप लोग करोगे तो मैं उस कार्यक्रम में आऊंगा। मैं तो आपसे वो वादा निभाने के लिए आया हूं जो मैंने पिछली बार किया था। मित्रों, मैं इतना ही कहूंगा, ये सामूहिक विवाह सम्मेलन की कार्यक्रम आज के दौर की, आज के समय की आवश्यकता है। आज भी जो 35 वर और वधु बैठे, मैं सोचता हूं कितना अच्छा माहौल है, कितना अच्छा वातावरण है समाज में, परिवार के बीच में। ये सिर्फ एक शादी और विवाह का बंधन का समारोह नहीं है, ये समाज के तमाम लोगों को एक जाति पर बैठाने का अवसर है। जो लोग समाज में आर्थिक रूप से कमजोर भी हो सकते हैं, आर्थिक रूप से मजबूत भी हैं, सक्षम भी हैं, लेकिन उस दीवार को तोड़ करके एक जाजम पर बैठा करके लोगों के बीच में एक समान भाव पैदा करने के लिए इस प्रकार के आयोजन की आवश्यकता है। यह आवश्यकता आज के नहीं, आने वाले दौर की भी रहेगी। हमें इस समय इसको ध्यान में रखते हुए आने वाले समय में जो फिजूल खर्ची होती है समाज के अंदर, उसको कम करने के लिए इस प्रकार के आयोजन को आधार बनाना होगा। ये सामूहिक विवाह सम्मेलन सिर्फ हमारे समाज में नहीं होते, आज हर समाज के अंदर इस प्रकार के आयोजन होते हैं। और इससे बड़ी बात मैं क्या कहूं कि जब इस प्रकार के सामूहिक सम्मेलन में मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के बेटे की शादी भी इस प्रकार के सामूहिक विवाह सम्मेलन में होती है, तो आप समझिए किस प्रकार के आयोजन की आवश्यकता कितनी महत्वपूर्ण है। लोगों के पास बहुत पैसे खर्च करने के लिए इससे अधिक भव्य तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं उनको धन्यवाद देता हूं, उन वर वधु को जिनके माता पिता ने, परिवार ने इस कार्यक्रम में अपने बेटे बेटी के विवाह को सहमति दी। ये समाज के साथ में जुड़ने का सबसे बड़ा कारण है, माध्यम है। आने वाले समय में भी इस कड़ी को बराबर आगे रखना, इसको और अधिक जोड़ों के साथ में सफल बनाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। और सरकार की तरफ से जब भी सामूहिक विवाह सम्मेलन का कार्यक्रम होता है, 25,000 रुपए सरकार की तरफ से मिलते हैं। 21,000 रुपए वर वधु को और 4,000 रुपए संस्था को मिलते जो ये कार्यक्रम करवाते हैं। मुझे लगता है ये आयोजन समिति बहुत अनुभवी है और आपने इस कार्यक्रम से पहले ऑनलाइन आवेदन भी किया होगा, इसका वेरिफिकेशन भी हुआ होगा और कार्यक्रम के बाद में आपके सबके प्रत्येक जोड़े के खाते में 21,000 और 4,000 रुपए इस संस्था के खाते में सरकार की तरफ से मिलेंगे। पिछली बार भी जब आप लोगों ने मुझे बताया, तब मैंने वो आपकी बात को आगे रखकर के शायद मुझे लगता है वो पैसे भी आपके खाते में सामूहिक विवाह समिति के आगे हैं, आगे होंगे शायद मुझे लगता है। और पिछली बार जब मैं परमेश्वर विधानसभा के अंदर आया था, तब बहुत लोगों ने मेरा मान सम्मान बड़े स्वागत सत्कार में अपनी भावनाओं को प्रकट किया था। मैं आज आपको विश्वास दिलाने के लिए आया हूं कि समाज बंधुओं, मेरी ताकत जो है वो आप लोग, अगर मेरी ताकत आप लोग नहीं होते तो शायद इस मंच पर मुझे इस पद की हैसियत से आने का अवसर नहीं मिलता, ना बोलने का मुझे अवसर मिलता। इस ताकत को बना के रखिए, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे शैक्षिक क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में अगर हम लोग काम करते हैं, अपने समाज की ताकत को बराबर से उसको बना के रखो, उसको और मजबूती के साथ आगे बढ़ाओ। और ये मकराना वालों से विशेष रूप से कहना चाहता हूं, या मकराना वाले भी है, परमेश्वर वाले भी है, मैं दोनों विधानसभा क्षेत्र से कहता हूं, या राजस्थान का किसी कोने से कोई व्यक्ति आया हुआ है, मैं उसको भरोसा देता हूं कि 383 का बंगला मेरा नहीं है, ये आपका बंगला है। 24 घंटे आपकी सेवा के लिए खुला है। आप कहीं भी राजस्थान में जाएंगे, अगर कहीं परेशानी आएगी तो एक नाम याद रखना, अविनाश गहलोत को फोन कर देना या मेरे पास में आ जाना। आपका काम उसी समय करके आपको संतुष्ट करने का काम मैं करूंगा, क्योंकि राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने हम सबको निर्देशित किया हुआ है कि राजस्थान का 36 युवकों का कोई भी व्यक्ति अगर पीड़ित है, परेशान है और अपने पास आता है, न्याय के लिए आता है, न्याय, धर्म और नीति के आधार पर काम करते हुए उनका काम करने की जिम्मेदारी हमारी है। ये पद तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन पद पर रहते हुए अगर हम लोग काम करें और पद पर ना रहेंगे तो भी काम करें, जब इंसानियत होती है और उस पर काम करने का मजा आता है। लेकिन याद रखना मकराना वालों, मैंने जब विधानसभा में एक बात कही थी, तब कुछ मकराना वाले लोगों ने मेरा पुतला जलाया था इसी मकराना विधानसभा क्षेत्र के अंदर। उस बात को चुनाव के अंदर में याद रखना कि वो कौन लोग थे जिन्होंने आपके समाज के एक नुमाइंदे का पुतला जला करके मेरा मान मदन करने का काम किया था। ये आने वाले 2-3 महीने में विधानसभा के चुनाव होंगे और इस चुनाव में बता देना है एक पुतला जलाने की कीमत क्या होती है। सुपड़ा साफ कर देना उन लोगों का जिन लोगों ने मेरा पुतला नहीं जलाया था, ये माली समाज के बंदे का पुतला जलाया था, माली समाज का पुतला जलाया था। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं,
कि आप लोग आने वाले समय में सब लोग मजबूती से एक धागे के अंदर पिरो करके उस माला की तरह बनने का काम करेंगे जो एक फूलों का हार सजाती है, और फूलों का हार ही हमारी समाज की ताकत के रूप में आने वाले समय में काम करेगा। यहाँ का एमएलए भले ही आपके हारिए रूपाराम जी हो चाहे श्रीराम जी हो, लेकिन आपका एमएलए मैं हूं, और मैं आपको भरोसा देके जाता हूं मकराना पर्वतर वालों, कभी भी आपका काम अटकेगा नहीं। चाहे बांसवाड़ा में हो, चाहे डूंगरपुर में हो, चाहे जैसलमेर में हो, चाहे करौली धौलपुर में हो, जयपुर में हो, जोधपुर में हो, कहीं भी मुझे याद कर लेना। ये संत शिरोमणि लिखविदास जी महाराज का आशीर्वाद है, महात्मा ज्योतिबा फुले जी का आशीर्वाद है, मां सावित्री फुले का आशीर्वाद है। मेरे पास आने वाले व्यक्ति कोई भी खाली नहीं गया। ये सुरेश जी मानी सरपंच को पता है, 26 जनवरी से पहले इनको जब सस्पेंड किया था कुछ लोगों के कारण से, और 26 जनवरी का झंडा फहराने की बात जब आई, 24 जनवरी को ऑर्डर इनके सस्पेंड से बाहर होकर के करवाया था। ये आपकी ताकत है, और मैं आपको फिर भरोसा दे रहा हूं कि कोई भी हो, चाहे वो हमारी पार्टी का, चाहे समाज का, जो लोग हमारे साथ मजबूती के साथ खड़े रहेंगे, उसको पूरी मजबूती के साथ ताकत देने का काम हमारी सरकार करेगी। ये आपको भरोसा देने के लिए आया। मित्रों, आज का ये कार्यक्रम कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, लेकिन मैं आपको इतना भरोसा देने के लिए आया हूं कि आप और हम सबको मिलकर के ताकत के रूप में काम करना होगा। आज ये ताकत जब बनती है, आज 10, 20, 30 हजार लोगों का जब फैसला होता है, तो वो एक रास्ते पे अगर निकल जाए, तो मैं सोचता हूं कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपकी आवाज को दबा सकती है, इस समाज की आवाज को दबा सकती है। आप भी गलत हो सकता है, व्यक्ति गलत हो सकता है, एक परिवार गलत हो सकता है, लेकिन समाज कभी भी गलत नहीं हो सकता है। ये समाज हमेशा मान सम्मान, स्वाभिमान और प्रतिष्ठा के साथ जीने की ताकत रखता है। उसको अगर हम लोग और बढ़ाने का काम करेंगे, तो मैं सोचता हूं कि स्वामी विवेकानंद जी का बात हो, महात्मा ज्योतिबा फुले जी की बात हो, या माता सावित्री फुले की बात को पूरा करने का काम हम करेंगे। आज जब 11 अप्रैल 2026 को महात्मा ज्योतिबा फुले जी को हम लोग मानते हैं, हमारे आदर्श है, और ये सिर्फ हमारे नहीं, पूरे उन दलित को, पिछड़ों के और शोषित वंचित वर्ग के आराध्य हैं, जिन्होंने समाज के लिए, जिन्होंने गुलामी के दौर में इस समाज में जागृति फैलाने का काम किया था। आज उस महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जब 200वीं जयंती आएगी मित्रों 11 अप्रैल को, उस 11 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी पिछले दिनों लाल किले से ऐलान किया था 15 अगस्त 2025 को, कि जब 11 अप्रैल 2026 को महात्मा ज्योतिबा फुले जी की 200 जयंती आएगी, पूरे देश भर में महात्मा जी को सम्मान देने का काम भारत की मोदी सरकार करेगी। और इस कार्यक्रम में मैं माली समाज को आह्वान करता ही करता हूं, लेकिन संपूर्ण ओबीसी समाज को, दलित समाज को, वंचित समाज को आग्रह करता हूं, इस समाज के अंदर आकर के इस प्रकार से ज्योतिबा फुले जी की प्रतिष्ठा को और आगे बढ़ाने का काम हम लोग करेंगे। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं हो सकती है। इस देश में 3 महात्मा हुए हैं, महात्मा बुद्ध, महात्मा गांधी और महात्मा ज्योतिबा फुले। ये महात्मा की उपाधि ऐसी नहीं मिलती है। जिन लोगों ने समाज में अच्छा काम किया है और समाज के आदर्श के रूप में आज वो हमारे बीच विराजमान है, मां सावित्री फुले, ज्योतिबा फुले जी की जीवन दर्शन को पढ़ना चाहिए आप लोगों को। आज इस जीवन में, परिवार में अगर शिक्षा नहीं होगी, संस्कार नहीं होंगे, तो मैं सोचता हूं इस प्रकार के धार्मिक आयोजन, सामूहिक सम्मेलन के नहीं होंगे। आपको समय समय पर प्रतिभाओं को सम्मानित करने का कार्यक्रम भी करना चाहिए। आज हमारे समाज में देखिए कितने तो पढ़े लिखे लोग हैं, कितना आईएएस है, कितने आरएस अधिकारी हैं, गिने चुने लोग हैं। महेंद्र खड़गांव जी जो बैठे हैं, इनसे प्रेरणा लेना होगा कि ऐसे पढ़ लिख करके आपके यहाँ परबतसर का, मकराना के बच्चे पढ़ लिख करके आरएस बने, आईएएस बने, अधिकारी बने, और आने वाले समय में मंच की शोभा बढ़ाए। परिवार वालों को सोचना होगा कि हमें क्या करना है। आज इस बदलते परिवेश में हम लोग हमारे बेटे बेटियों को मोबाइल फोन देकर के हमने हमारी औपचारिकता को पूरी कर ली। हमारे परिवार में आज से 30 साल पहले के संस्कार को देखो। ये जो साफे वाले, पगड़ी वाले जो लोग हैं, जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है, उनको ये पूछना कि परिवार में संस्कार क्या होता है। आज इस परिवार में एक मोबाइल होता था, आज वो परिवार के प्रत्येक बेटे बेटियों के पास में 2-2 फोन है, 2-2 सिमें हैं उसके अंदर। पता नहीं बच्चे पढ़ते हैं, लिखते हैं, क्या करते हैं, मोबाइल का क्या उपयोग में लेते हैं, ये माँ बाप और पेरेंट्स को भी पता नहीं रखते हैं। और उसी का दुष्परिणाम ये है, कभी कभी किसी थाने में ये रिपोर्ट हमें सुनने में आती है, कोई का लड़का किसी लड़की के साथ चला गया, कोई लड़की किसी लड़के के साथ चली गई, ना जाति का भेदभाव रहा, ना धर्म का भेदभाव रहा, ना परिवार का रहा, अपने ही गोद के भाई और बहन मिलकर के शादी रचाने के लिए तैयार बैठे। ये परिवार में अगर कहीं संस्कारों की कमी है, इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम अपने परिवार में अंदर
बैठ करके बातचीत नहीं करते हैं। मोबाइल फोन कौन कितना काम मिले उसको देखते नहीं है। पहले मैंने सोचा कि मेरे दादाजी जब बड़े थे उस समय मैंने देखा कि मेरे दादाजी 3 भाई थे, तीनों भाई साथ बैठ करके खाना खाते थे एक ही थाली के अंदर, और तीनों भाई जब सोते थे तो एक दूसरे में 2 भाई साथ में सोते थे। ये दृश्य हमने देखा है। लेकिन आज आप लोग देखो कौन भाई साथ में खाना खाता है, कौन बेटे साथ में खाना खाते हैं, परिवार के कितने लोग साथ में खाना खाते हैं। ये कुटुंब के संस्कारों की बात में सबसे ज्यादा हानि हुई है पिछले 20 सालों में इस मोबाइल की दुर्गति के कारण से हुई। आप लोग सोचो, ये लोग जितने बैठे हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन शायद इसमें से कोई व्यक्ति अपने पिताजी के साथ में, माँ के साथ में, बहन के साथ में, भाई के साथ में एक साथ एक जगह पर बैठ के परिवार के लोग खाना खाते होंगे। अगर कोई खाता है हाथ खड़ा करके पता है, इक्के दुक्के लोगों के अलावा शायद नहीं मिलेगा अपने को। ये हजारों की संख्या में लोग हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं। इसलिए मित्रों मैं कहूंगा, परिवारों को संस्कारवान बनाइए, परिवार के सदस्यों को संस्कारवान बनाइए, उनको शिक्षा के अंदर भेदभाव मत कीजिए, बच्चों को पढ़ाइए। ये वो दौर है जहां बेटियां किसी भी तरीके से बेटों से कम नहीं है। आज भी अगर हम लोग देखेंगे तो मुझे ये लगता है कि यह हमारी गीता सोलंकी जी है, उनकी बेटी पूजा सोलंकी है। इन्होंने खेल के क्षेत्र में प्रदेश स्तर पर पहला और राष्ट्रीय स्तर पर 30 स्थान प्राप्त किया है, और वो केरल के तिरुवनंतपुरम में अभी खेल कराई थी 2026 के अंदर। ये 46वां नेशनल एथलेटिक्स का गेम था जिसके अंदर ये बेटी हमारी खेल के आई थी, आपने यही की है। अब बताओ क्या हम हमारी बेटियों को, हमारे बेटों को इस तरह का अवसर देने के लिए तैयार हैं क्या? आज हम लोग छोटी मानसिकता में जरूर है, लेकिन अगर आपका कंट्रोल रहेगा, आपके ध्यान रहेगा, आप बराबर से ध्यान रखेंगे, मार्गदर्शन करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे, तो ये बेटे आगे चल करके आपके परिवार का, समाज का नाम करेगी। और जब एक आपके समाज की, आपके गांव की, आपके विधानसभा क्षेत्र का कोई भी जाति का व्यक्ति अगर कलेक्टर बनता है तो भले उसकी जान पहचान नहीं हो, लेकिन पर्वत से, मकराना से बाहर निकलोगे तो बड़ी शान से कहोगे कि फला व्यक्ति जो है मेरी विधानसभा क्षेत्र का कलेक्टर बना। लेकिन हमें सोचता है अगर हम हमारे परिवार में से कितने बच्चों को अफसर बनाते, हम उनको कितना संस्कार देते। आज हमारे समाज में बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, सक्षम लोग हैं, आर्थिक रूप से लखपति भी होंगे, करोड़पति भी होंगे, मिलियनियर भी होंगे। लेकिन सोचिए मित्रों, अगर किसी परिवार में पढ़ने लिखने वाला बच्चा है, बच्ची है, जिसके पास में कोचिंग के, ट्रेनिंग के पैसे नहीं है, बाहर शहर में रहकर पढ़ना चाहती है, पैसे नहीं, तो हम लोगों ने कितने परिवारों की सेवा करी है। मैं आज आपको एक बात के लिए और कहने के लिए आया हूं, ऐसे परिवार की मदद कीजिए। एक बेटी को, किसी को भी अगर आपने पढ़ लिख करके, पटवारी से लेकर के आपने अगर एसपी कलेक्टर बना दिया, 60 साल तक आपकी सेवा करेगी और आने वाले सैकड़ों हजारों लोगों के लिए प्रेरणा का काम करेगी। और जब तक उसका परिवार जिएगा, जब तक सांस चलेगी, उस व्यक्ति की, उस परिवार की जो मदद करता है उसको जीवन भर याद रखेगा, दुआ देगा आपको। इससे बड़ा पुण्य का काम कोई हो नहीं सकता है। बच्चे को पढ़ाएं, लिखाएं, संस्कार दें, समाज का नाम कैसे रोशन कर सकती है, इस प्रकार की बातें अगर हम लोग करेंगे, परिवार में साथ बैठकर ये बातें करेंगे, परिवार के लोगों के बीच में विचार विमर्श करेंगे, तो निश्चित ही समाज का जो बदलता हुआ वातावरण है इसको ठीक करने में भी बहुत मदद मिलेगी। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देते हुए भरोसा देता हूं कि आने वाले समय में फिर आपके बीच में जब भी कोई कार्यक्रम होगा आपके बीच उपस्थित रहेंगे। और कभी भी आपका कोई काम हो आप लोग मुझे जरूर बताना, मैं आपके बीच उपस्थित रहने का प्रयास करूंगा। आज मुझे इस कार्यक्रम में आकर के बहुत अपार अनुभूति, उच्च स्नेह की और एक सकारात्मक वातावरण के रूप में देखने को मिली है, जो हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं जहां भी जाता हूं लोगों का प्यार स्नेह मेरे लिए हमेशा रहता है। उसी की अपेक्षा में आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सबके जीवन की मंगल में शुभकामना करते हुए आयोजन समिति को, वर वधु को और आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। या मंच पर बहुत लोग विराजमान को मैं जानता हूं, लेकिन समय की कमी